कि गिनना इस मानव सभ्यता के विकास की प्रक्रिया रही है। ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने ऐसी बेमतलब कलम नहीं चलाई है, कागज खराब नहीं किए हैं, इसकी जरूरत है। इस बात के उल्लेख इस देश में मौजूद हैं कि जब भी सबसे शानदार शासन करने की कोशिश करेंगे आप, तो बिना आंकड़ों के संभव नहीं। क्योंकि सच्चाई यह है कि जिस दिन प्रतिनिधित्व के सही आंकड़े सामने आएंगे, उस दिन दुनिया की बहुत बड़ी चोरी सामने आएगी कि किन जातियों के पास कितनी जमीन है और किन के पास आज भी कोई जमीन नहीं, किन के घरों में कोई ग्रेजुएट नहीं हो पाया, किन के घरों में कोई DU JNU, और इस पुस्तक मेले में जाति जनगणना करा के देख लो आप, इस देश के 90% आबादी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है साहब। और अमृत काल कितना भी बड़ा पोस्टर बनवा के आप मना लो, अमृत काल में 90% भारत कहीं आखिरी पायदान पर खड़ा केवल 5 किलो अनाज का इंतजार कर रहा है। जब आप ये किताब खरीदते हैं या पढ़ते हैं, तो पढ़ने से जो आपको लाभ होता है वो तो होता ही, लेकिन जब आप खरीदते हैं तो ये खरीदना या किताब का पढ़ना स्वयं में एक प्रतिरोध है कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है, आरक्षण क्यों जरूरी है, सामाजिक न्याय क्यों जरूरी है। और जब हमें जातिवादी कहा जाता है तो हमारे पास सूचना और तर्क का अभाव होता है, ताकि हम ये सिद्ध कर सकें कि हम जातिवादी नहीं है, तुम जातिवादी हो। पढ़ना दरअसल एक राजनीतिक कर्म है, क्योंकि पढ़ने में शामिल होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आप क्या नहीं पढ़ रहे हैं, आप किस में यकीन करते हैं आप किस में यकीन नहीं करते। मीडिया में तो हमारे आदमी है नहीं, हमारी बात कही नहीं जाएगी लेकिन सोशल मीडिया हमारे पास हथियार है। इस सोशल मीडिया से आप मेन स्ट्रीम मीडिया को ध्वस्त कर सकते हो। डॉक्टर लक्ष्मण यादव की बात सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचनी चाहिए। पिछली बार जब प्रोफेसर की डायरी की वो किताब बहुत बिकी है और चार्ट बस्टर रही है, नॉन फिक्शन में वह किताब लगातार शीर्ष पर रही है, वह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह भी है कि उस किताब ने पहली बार विश्वविद्यालयों की जो सड़न थी, खास तौर से जाति के मसले पर जो सड़न थी, उसे निकाल कर बाहर रखा। और अब वो एक ऐसा दस्तावेज है कि अब उसे नकार पाना किसी विश्वविद्यालय, किसी BC या किसी शिक्षा तंत्र के लिए संभव नहीं। इस मायने में ये जो साहस है लिखने का और बाद में उसे पढ़ने का, उसी के का अगला क्रम जो है वो मुझे इस नई किताब के तौर पर दिखाई देता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब कहा था ना कि नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में है भारत, ये राष्ट्र है नहीं, अभी इससे राष्ट्र बनना है और सबका राष्ट्र बनना है। आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सत्ता, संसाधन और सम्मान, आप इस किताब में ये 3 शब्द बार बार पाएंगे। सत्ता, हुकूमत, जनता का, जनता के लिए, जनता पर शासन। तो जनता कौन है? अगर वो शासन जनता का 10% हिस्सा ही कर रहा है तो वो जनता नहीं है। इस बुक के लेखक डॉक्टर लक्ष्मण जी, और इस पे जो अपने वक्तव्य रखेंगे देश भर में फेमस, और आप हालांकि आप इनको सबसे पहले ज़्यादा मुझे लगता है कि टीवी में देखते होंगे मॉक इंटरव्यू लेते हुए, तो ये तो इनको परिचय की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, डॉक्टर विजेंद्र चौहान जी। थैंक यू। और मैं एक चीज़ और भी एड ऑन करना चाहूँगी इसमें कि सर डॉक्टर लक्ष्मण जी जो हैं जिस कॉलेज में पढ़ाते थे, उसी कॉलेज में डॉक्टर विजेंद्र चौहान जी भी पढ़ाते थे। और साथ में सबसे एक अच्छी बात ये है कि दोनों साथ में एक ही डिपार्टमेंट के थे, हिंदी डिपार्टमेंट। और सर का तो सफर कुछ दिन रहा उस कॉलेज में, उसके बाद से अपने बगावती सुर लेकर के निकल गए। लेकिन अभी भी सर, विजेंद्र सर से अगर आप मिलना चाहें तो उस कॉलेज में जाके मिल भी सकते हैं, और आप तो अभी सामने ही हैं। तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और पहला सवाल सर मेरा जो है लेखक जी से है। सर ये मेरा पहला आपसे सवाल ये रहेगा कि जो आपने ये बुक लिखी, किसी भी बुक को लिखने में या किसी भी माइंड को आगे लेके आने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है, वो प्रेरणा क्या रही आपको? पिछले 10 साल में सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को लेकर के जो हमने सुना, पढ़ा, सीखा,
भुगता नो डाउट। और वो सही बात है कि भुगता नहीं। तो मैं जब आ रहा था देख रहा था कि सर जबलपुर में एक यूनिवर्सिटी है जिसमें गोबर और गौमूत्र में कैंसर ठीक करने के लिए 3.5 करोड़ रुपया अलॉट हुआ और उसमें कोई शोध नहीं हुआ, केवल उपला खरीदा गया। तो देश के विश्वविद्यालय जब वहाँ पहुँच रहे होंगे कि किसी लेखक की बेअदबी एक कुलपति कर रहा होगा, ये कहने के लिए केवल कि आप विषय पर बोले। और दिल्ली विश्वविद्यालय में सर बैठे हैं, वो अपनी कहानी बताएंगे। एसी का विकल्प गोबर लिपना हो सकता है, मरहूम रह गया, मैं उस विश्वविद्यालय में उस समय था नहीं। तो अब ऐसे में ये जो चीज़ें चल रही हैं उसमें हमने एक और जोखिम उठाया। जाति जनगणना जैसे विषय पर हमने दस्तावेजों को खंगाला। उसी दरमियान जब ये महसूस होता था कि इस पर कुछ किताबें ही नहीं हैं। आज भी आप गूगल करिएगा, आप जाति जनगणना पे 5 किताबें नहीं पाएंगे। और मैंने बात जहाँ से शुरू की, धारणाएं सबको मिलेंगे। जैसे एक बहुत लोकप्रिय धारणा है जहाँ से आशीष जी ने इस कार्यक्रम की बुनियाद रची कि भारत में तो जाति ऐसे थी ही नहीं। और यहाँ तो एक बहुत अच्छी किताब में लिखा हुआ है, जन्मना जायते शूद्र, तो पैदा होते ही सब तो शूद्र होते हैं और कर्म के आधार पर सब जातियाँ बढ़ जाती हैं। फिर इस तर्क से ये तर्क आया कि जाति जनगणना जातिवाद को बढ़ाएगी, जाति जनगणना से देश बंट जाएगा, जाति जनगणना की 21वीं सदी में जरूरत ही नहीं है। और ये सारा तर्क वे लोग दे रहे थे जो जाति व्यवस्था के लाभार्थी समूह से थे। और जो लोग ये समझते थे कि जाति जनगणना जरूरी है, उनके पास आंकड़े नहीं थे। जैसे मैं शुरू में बहुत छोटी सी बात अपनी कह के बस खत्म करूंगा, फिर बातचीत में आएंगे। आपने आशीष जी के जरिए वो सुना होगा, अंग्रेजों ने अगर बांटने के लिए जाति जनगणना कराई तो शुरुआती पन्ने इसके आपको बताएंगे कि जहां से वो आए थे वहां जाति जनगणना नहीं हो रही होती, या इस तरह की जनगणना ही नहीं हो रही होती, लेकिन वो तो जनगणना करा रहे थे। भारत में मौर्य काल में जनगणना के प्रमाण मिलते हैं, अशोक के लेखों जो शिलालेख हैं उनमें उसके प्रमाण मिलते हैं, आईने अकबरी में मिलते हैं, और मेवाड़ मारवाड़ की वो कहानी पूरी किताब मिलती है जिसमें जनगणना के साथ जाति जनगणना भी शामिल है। ऐसे रोचक तथ्यों के साथ ये किताब आपके सामने थी। शुरुआत तो हुई थी कि कुछ सवाल जवाब से मैं 100-150 पन्ने में कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन जब हमने शोध किया पिछले 6-8 महीने के शोध का और लगभग 10 साल के संघर्ष का नतीजा ये किताब है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जाति जनगणना जैसे विषय पर तथ्य तर्क के साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में ये जरूरी क्यों है और इसके खिलाफ में लिखे गए लेखों और आंकड़ों का जवाब ये किताब आपको देने की कोशिश करेगी। और एक भविष्य के लिए एक स्वप्न भी इस किताब में है। तो मैं अभी फिलहाल बतौर लेखक इससे ज़्यादा बताऊंगा तो आप खरीद के पढ़ेंगे नहीं। बाकी आपके हाथ में, आप पढ़िएगा और फिर हम लोग इस बातचीत के क्रम में आगे और बात करेंगे। और सबका शुक्रिया कि आप लोग इतनी तादाद में इस विषय में रुचि लेने के लिए आए। थैंक यू। लेखक के बाद जो है हमारे वक्तव्य जो होते हैं, और वक्तव्य में सबसे अच्छे से बात करने के लिए हमारे लक्ष्मण जी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, या एक तरीके से उनके कदम से कदम मिला के साथ ही चलने और प्रेरणा के स्रोत रहे विजेंद्र सर से हम सवाल करेंगे। मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि जाति जनगणना का मुद्दा कैसे बना और कहाँ से शुरुआत हुई। अगर हम बहुत शुरुआत में ना जा करके अंग्रेजों के टाइम जाएंगे तो देखते हैं कि उस टाइम जाति जनगणना हुई, तो उस समय क्या सिचुएशन रही। हालांकि इस समय तो विरोध होता है, तो उस समय क्या सिचुएशन है हमें आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो शुक्रिया सृष्टि सवाल के लिए, शुक्रिया प्रकाशक का, संपादक जी का, आशीष का, और आप सब लोगों का कि आप यहाँ मौजूद हैं इस अहम अवसर पर जब ये शानदार किताब आपके हाथ में आ रही है। और लेखक के लिए बधाई, और ये बधाई कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पिछली बार जब प्रोफेसर की डायरी का विमोचन हुआ था तब मैंने इस बात को कहा था कि कई बार केवल पढ़ना प्रतिरोध हो सकता है, क्योंकि वह किताब हम जानते हैं कि पिछले
2 वर्षों में उस किताब ने जो प्रभाव जनमानस पर छोड़ा है, ख़ास तौर से मैं तो विश्वविद्यालय से आता हूँ, तो विश्वविद्यालय जो समाज है उस पर जो उसका प्रभाव पड़ा है वह हमने हाल फिलहाल में शायद ही किसी किताब का देखा। वो सही है कि प्रकाशक और संपादक के मतलब की बात यह है कि वो किताब बहुत बिकी है और चार्ट बस्टर रही है, नॉन फिक्शन में वह किताब लगातार शीर्ष पर रही है, वह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह भी है कि उस किताब ने पहली बार विश्वविद्यालयों की जो सड़न थी, खास तौर से जाति के मसले पर जो सड़न थी, उसे निकाल कर बाहर रखा। और अब वो एक ऐसा दस्तावेज है कि अब उसे नकार पाना किसी विश्वविद्यालय, किसी बीसी या किसी शिक्षा तंत्र के लिए संभव नहीं। इस मायने में ये जो साहस है लिखने का और बाद में उसे पढ़ने का, उसी के का अगला क्रम जो है वो मुझे इस नई किताब के तौर पर दिखाई देता है। क्योंकि 1931 की जनगणना है, उस एक जनगणना ने जो ज़्यादा आज़ादी से पहले हुई जनगणना थी, जिसमें जातियां आखिरी बार गिनी गई थी, उस जनगणना के आधार पर हम जानते हैं कि पिछले 40 सालों में कितने बड़े पैमाने पर परिवर्तन समाज में हुए। आप जानते हैं कि सच्चर कमेटी ने उसी जनगणना को आधार बनाया था। आप जानते हैं कि मंडल कमीशन ने भी उसी जनगणना को आधार बनाया था। और यह तथ्य अपने आप में काफ़ी है ये बताने के लिए कि सत्ता में शीर्ष पर जो जमात बैठी हुई है उसे जाति जनगणना से क्यों डर लगता है। अगर 1931 का यानी कि अविभाजित भारत का जो आंकड़े हैं, वे आंकड़े सामाजिक न्याय के जो लोग हैं उनके हाथ में इतना महत्वपूर्ण एक औजार हो सकते हैं, तो सोचिए कि 2000 या 2025 में, या होना तो चाहिए था 2021 में ही, 2021 के आंकड़े अगर हमारे पास होते तो हमारे पास कितने महत्वपूर्ण सवाल खड़े करने की आधारभूमि थी। और सत्ता जिस चीज़ से डरती है वो सवाल है, और वो सवाल अगर सही आंकड़ों पर हों तो वे सवाल विचलित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आंकड़ों की अहमियत सरकारों को नहीं मालूम। आपको मालूम होगा कि जब EWS आरक्षण आया तो ये सवाल बार बार लोगों ने पूछा, यहाँ तक कि कोर्ट में भी पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि गरीबों में भी कौन से गरीब, वे गरीब जो कि, तो जब EWS आरक्षण लाने की योजना या साजिश बनती है तो सरकार ये कहती है कि वे लोग जो कि आरक्षित नहीं है, मूलतः इसका मतलब है सवर्ण लोग, ऊंची जाति के लोग, उनके गरीबों के लिए 10% आरक्षण दिया जाए। सवाल ये पूछा गया कि बताइए कि आखिर ये अनारक्षित वर्ग के गरीब कुल मिलाकर हैं कितने, क्या उनका आंकड़ा है। और ये आंकड़ा जानने के लिए ये जरूरी था कि पता हो कि इस देश में अनारक्षित लोग कितने प्रतिशत हैं, जिसका मतलब था कि हमें पता हो कि आरक्षित लोग कितने प्रतिशत हैं, और ये आंकड़े किसी के पास थे नहीं। सरकार ने कहा बस हम पर यकीन कर लो, हम ये कह रहे हैं कि 10% लोग अनारक्षित लोगों में गरीब हैं। जबकि बिहार के आंकड़े पर चर्चा हो रही है, आप जानते हैं कि बिहार के आंकड़े से पता लगा कि उच्च वर्ग के, उच्च जाति के लोगों की संख्या इतनी है नहीं कि उनके गरीबों को आप 10% मान लें। लेकिन इससे एक बात बिल्कुल साफ साफ सामने आई कि आंकड़े अहम हैं, नंबर अहम है, संख्याओं का जानना अहम है। और पिछले 2014 के बाद की जो सबसे बड़ी कैजुअलिटीज हैं, उनमें से कैजुअलिटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट एज एन एकेडमिशियन मुझे पता है डाटा की है। आपको कह दिया जाएगा कि आपकी जीडीपी ये है, आपको बता दिया जाएगा कि आपके यहाँ मुद्रास्फीति ये है, लेकिन उसके आंकड़ों के लिए अगर आप कभी एक एज एन एकेडमिशियन कोशिश करें कि आपको आंकड़े मिल जाएं, तो आपको हैरानी होगी कि आप दुनिया भर में यूनाइटेड नेशन की तरफ से, ILO की तरफ से बाकायदा ये घोषणा कर दी गई है कि भारत से जो आंकड़े निकल कर आते हैं वह विश्वसनीय नहीं। शायद ही किसी डेमोक्रेसी में लेजिटिमेट गवर्नमेंट के साथ ऐसा होता होगा कि उनके आंकड़ों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कह दे कि ये विश्वसनीय नहीं।
इसलिए जब एज एन एकेडमिशियन आप कभी देश के सरकारी आंकड़ों को किसी पेपर में कोट करते हैं तो आपको एस्टेरिस्क लगाना पड़ता है, एक सितारा लगाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि ये आंकड़े वहां से लिए गए हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विश्वसनीय नहीं मानता है। ये बताता है कि पूरी दुनिया में विश्वसनीय आंकड़ों की जरूरत कितनी ज्यादा है और ये आंकड़े सर्वेक्षण से नहीं आ सकते। ध्यान रखिएगा, सर्वेक्षण और जनगणना में मुख्य अंतर है। जनगणना एन्यूमरेशन करती है, यानी हर एक व्यक्ति को गिनती है। वह एक सर्वेक्षण नहीं है कि आपने 100 लोगों को गिना और उसके आधार पर उसे जिसे कहते हैं कि उसका पल्लवन किया और कह दिया कि यह 1 लाख, अगर 100 लोगों में 25 हैं तो 1 लाख लोगों में 25,000 हों। ऐसा नहीं चल सकता। एन्यूमरेशन का मतलब है एक एक को गिना जाएगा। ये एक ऐसा आंकड़ा होगा जिसके बाद नकारना मुश्किल होगा। और अगर आपके पास जातिवार ये आंकड़ा है कि इस देश में सत्ता में अमुक जाति का कितना हिस्सा है और जनसंख्या में कितना हिस्सा है, तब यह दर्ज हो जाएगा कि वह बचा हुआ हिस्सा चोरी किसने किया। क्योंकि सच्चाई यह है कि जिस दिन प्रतिनिधित्व के सही आंकड़े सामने आएंगे उस दिन दुनिया की बहुत बड़ी चोरी सामने आएगी। यह उस चोरी को छिपाने की कोशिश पर है और इसीलिए ये साहस का सवाल है, ये साहस की चीज है कि लक्ष्मण ने इस पुस्तक में इस सवाल को उठाया है। बल्कि मुझे तो कई बार लगता है कि यह इवन पब्लिशर के लिए साहस का सवाल है। भाई उन्हें तो पता नहीं बहुत सारे कंप्लायंसेस करने होते हैं, सरकार जब चाहे आपकी गर्दन दबा सकती है। और आजकल के प्रकाशकों में कम हिम्मत बची, पता नहीं दोस्ती करा ले गई या क्या, लेकिन ये एक साहस का मसला है कि ये किताब आज के समय में छप पा रही है और आप इसे पढ़ पा रहे हैं। इसलिए मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, जब आप ये किताब खरीदते हैं या पढ़ते हैं तो पढ़ने से जो आपको लाभ होता है वो तो होता ही है, लेकिन जब आप खरीदते हैं तो ये खरीदना या किताब का पढ़ना स्वयं में एक प्रतिरोध है। ये ठीक वैसे है जैसे आप जाकर जंतर मंतर पर किसी संघर्ष में शामिल हो। बिकॉज रीडिंग इज ऑल्सो पॉलिटिकल। रीडिंग, एक्ट ऑफ रीडिंग इज अ पॉलिटिकल एक्ट। पढ़ना दरअसल एक राजनीतिक कर्म है, क्योंकि पढ़ने में शामिल होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आप क्या नहीं पढ़ रहे हैं, आप किस में यकीन करते हैं आप किस में यकीन नहीं करते। इसलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम लोग तो सृष्टि सहमत होंगी कि हम लोग तो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर भी हैं और हम जब कंटेंट बना रहे होते हैं, इस तरह के कंटेंट बनाना शुरू करते हैं तो हम जानते हैं कि किस पैमाने की ट्रोलिंग हम लोगों को सहनी पड़ती है। जैसे ही आप जाति की बात करें या फॉर दैट मैटर धर्म की बात करें, अब सोच के देखिए, प्रोफेसर होने के नाते मेरा सवाल उठता है कि एक जामिया का एक प्रोफेसर एक सवाल पूछता है, अहम सा सवाल और बहुत अदना सा सवाल। तो ये पूछता है, समाज कार्य का, सोशल वर्क का प्रोफेसर, उसका पूछना है कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको डिस्कस कीजिए। ये उसके सिलेबस का हिस्सा है, हम लोग इसे क्लासरूम में एड्रेस करते हैं। उसको इस परीक्षा में ये सवाल पूछने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उससे न केवल निलंबित कर दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। नौकरी से निकालने के नाम पर आपको बहुत कुछ याद आएगा। नौकरी से निकाल दिया जाता है, बल्कि उसके खिलाफ FIR और इंक्वायरी शुरू की जाती है। एक शिक्षक के से सवाल पूछने के लिए, सवाल पूछना सिखाने के लिए अगर यह अवसर आ चुका है तो ऐसे में यह किताब तो बहुत सवाल खड़े करेगी। इसलिए मेरे प्रकाशक को शुभकामनाएं कि आप उन तमाम कष्टों को सह सकें जो इस किताब को छापने के कारण आपकी झोली में आएंगे, और लेखक को बधाई है कि आप उतना साहस जुटा पाए, क्योंकि बहुत बार अब ये साहस जुटाना अपने आप में मुश्किल होता जा रहा है। बाकी तो अब राजकुमार जी आ गए हैं तो जाहिर है कि चर्चा और ज़्यादा मुखर होगी। शुक्रिया सर। एक दो सवाल हमारे भी आखिरी में सवाल जरूर हम लेंगे पहले, और हमारे साथ जो मौजूद हैं वक्ता डॉक्टर
राजकुमार भाटी जी, ये किसी, मुझे नहीं लगता कि किसी पहचान के या किसी परिचय के मोहताज होंगे, और आप इनको विपक्ष के सबसे बड़े चेहरों के रूप में और अपनी बेबाकी से अपने सवाल को, अपने जवाब को रखते हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला आपसे सवाल है कि जाति जनगणना का जो मुद्दा है उसका एक सोशल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस पर्सपेक्टिव क्या है, ताकि हमारे जो लोग हैं ऑडियंस यहाँ पे वो समझ सके इस बात को। धन्यवाद सृष्टि जी। आदरणीय श्री विजेंद्र चौहान जी, आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, जो एक प्रतीक बन चुके हैं अब वंचित वर्गों की आवाज़ का पूरे देश में, जिन्हें जाना जाता है। पहले तो मैं अपने मन की बात 2-2.5 मिनट में कह दूं, फिर आपके सवाल पे आऊँगा। मैं पुस्तक मेले में लगभग हर वर्ष आता हूँ। 1-2 दिन, कभी 1 दिन आना होता है, कभी 2 दिन भी आते हैं, और यहाँ पुस्तकों के विमोचन अक्सर देखते रहते हैं। और जिज्ञासावश मैं अक्सर निकला जा रहा होता हूँ तो कहीं विमोचन हो रहा होता है, गोष्ठी हो रही होती है, लोग बोल रहे होते हैं, तो मैं भी सुनने के लिए रुक जाता हूँ। वक्ता बोलते रहते हैं, कुर्सियाँ खाली पड़ी रहती हैं। इस पुस्तक मेले में और भी विमोचन हो रहे होंगे, आप दूसरी जगह जाके देख लें। तो पहले तो मैंने जब ये चेहरे देखे खड़े हुए इतने संख्या में, ये लोग, और इनके चेहरे पे जो एक उम्मीद दिखाई दे रही है, एक उत्साह दिखाई दे रहा है, एक जुनून दिखाई दे रहा है, तो मुझे दिनकर जी की वो पंक्तियाँ याद आ गई कि सदियों से ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर का नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और जिनसे हमारी लड़ाई है उनके लिए भी 2 पंक्तियां इसमें दिनकर जी ने उसी समय लिख दी थी कि आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेत और खलिहानों। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता। ये आपकी उपस्थिति और आपके चेहरे इस बात का प्रतीक हैं कि इसकी ज़रूरत है। ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने ऐसी बेमतलब कलम नहीं चलाई है, कागज़ खराब नहीं किए हैं। इसकी ज़रूरत है, जाति जनगणना की ज़रूरत है, आरक्षण की ज़रूरत है, सामाजिक न्याय की ज़रूरत है। लेकिन जो चौहान साहब कह रहे थे, सवाल नैरेटिव का है, नैरेशन बनाने का है। सवाल ये है कि जो न्याय का की मांग कर, हम तो न्याय की बात कर रहे हैं, नहीं न्याय की बात करने वालों की आवाज़ कमज़ोर है, उसमें आत्मविश्वास की कमी है, और अन्याय करने वालों की वाणी में दम है, उनके अंदर आत्मविश्वास झलकता है। इस फ़र्क को आप दूर कर सकते हो। मीडिया में तो हमारे आदमी है नहीं, हमारी बात कही नहीं जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया हमारे पास हथियार है, इस सोशल मीडिया से आप मेन स्ट्रीम मीडिया को ध्वस्त कर सकते हो। डॉक्टर लक्ष्मण यादव की बात सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचनी चाहिए। अब मैं सीधे मुद्दे पे जो सवाल पूछा सृष्टि जी ने कि जाति जनगणना से आर्थिक परिवर्तन भी, राजनीतिक परिवर्तन भी, और तीसरा क्या बताया, सामाजिक तो खैर ये है ही, सामाजिक मुद्दा तो है ही है, निश्चित तौर पर होंगे। देखिए, ये समय सूचनाओं का समय है, आज का युग सूचना का युग है, और मैं इसकी भूमिका पढ़ रहा था, डॉक्टर साहब ने जो लिखी है, और उसमें आपने लिखा है कि सूचनाओं का अभाव है, हमें पता ही नहीं चलता। हम जानना चाहते हैं कि जाति जनगणना क्यों ज़रूरी है, आरक्षण क्यों ज़रूरी है, सामाजिक न्याय क्यों ज़रूरी है, और जब हमें जातिवादी कहा जाता है तो हमारे पास सूचना और तर्क का अभाव होता है, ताकि हम ये सिद्ध कर सकें कि हम जातिवादी नहीं है, तुम जातिवादी हो। और मैं एक जुमला अक्सर बोलता हूँ जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, टीवी डिबेट्स में, स्पीच में, सेमिनार में, कहीं भी, कि हक मांगना जातिवाद नहीं है, हक मारना जातिवाद। बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने हमारे अब तक हक मारे हैं, जो आज भी मार रहे हैं, जातिवादी वो हैं। हम जातिवादी नहीं है, हम जाति को ख़त्म करना चाहते हैं।
तो ये पूरे साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कहो, क्योंकि हम न्याय के साथ हैं। वो तो अन्याय भी आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं, हम न्याय भी विश्वास के साथ नहीं कर पा रहे। पहली बात, जब ये सवाल उठाया जाता है कि आरक्षण मांगना जातिवाद है, तो इसका मुकाबला किया जाना चाहिए। और फिर वो योग्यता का सवाल उठाते हैं कि आरक्षण से योग्यता प्रभावित होती है। और एक जुमला अक्सर आपने सबने सुना होगा, आरक्षित वर्ग के डॉक्टर से कौन इलाज कराना चाहेगा। इन मूर्खों को यही पता नहीं है कि आरक्षण केवल एडमिशन में है, एग्जामिनेशन में नहीं है। जो बच्चा गांव से आ रहा है, जो सुबह भैंसों को चारा डाल के या ईंट पकड़ा के या झाड़ू लगा के तब स्कूल जाता है, और फिर स्कूल से आते ही उसे फिर काम करना पड़ता है, अगर वो आपके बराबर में पढ़ के एग्जाम पास कर रहा है, तो उसके अंदर आपसे 4 गुना योग्यता है। बिल्कुल सही बात। आपको जो तमाम सुविधाएं मिली हैं, गाड़ी आपको स्कूल छोड़ के आती थी, कंप्यूटर पे आपकी पढ़ाई होती थी, इंग्लिश मीडियम आपके ट्यूटर थे, आपको सारी सुविधाएं थी, तब आप उसकी बराबरी के अंक लेके आए हैं। तो आरक्षित वर्ग का डॉक्टर आपसे बेहतर डॉक्टर है। आरक्षण कब तक, एक तर्क ये दिया जाता है, जब तक कोटा पूरा ना हो जाए, कम से कम तब तक तो दो। अभी तो राज्यसभा में सवाल पूछा गया था, तो 71%, 65%, 64% पद अभी भी तीनों वर्गों के खाली पड़े हैं, SC, ST और OBC के। क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में, अलग अलग परसेंटेज में, लेकिन 60 से लेकर 70 के बीच में पद खाली पड़े हैं। अभी तो आपने हमें 30% ही पद दिए हैं, तो कब तक का सवाल ही खत्म है। एक कुतर्क ये अक्सर किया जाता है कि केवल संविधान में 10 साल के लिए किया गया था, बाबा साहब ने तो 10 साल के लिए किया था। 10 साल के लिए राजनीतिक आरक्षण था। नौकरी और शिक्षा में आरक्षण तब तक जब तक सब समान बराबरी में नहीं आ जाएंगे। तो ये 2-3 बातें हैं। निश्चित तौर पर ये जो जाति जनगणना होगी, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि सूचना का युग है, जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे, तथ्य नहीं होंगे, हमें पता नहीं होगा कि किसको कितना मिला है, कौन कितना वंचित है, तब तक हम न्याय कैसे दे पाएंगे। तो हमें ये पता लगाना ज़रूरी है। और आखिर में, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेना, बातचीत है, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा समझाने के लिए। कहीं जब चर्चा हुई करे, कहीं बहस हो आरक्षण पे, तो केवल आप एक बात कहो कि एक परिवार में अगर 10 बच्चे हैं और उनमें से 2 बच्चे बीमार हैं या एक बच्चे को चोट लग गई, और उसे डॉक्टर ने कहा कि इसे दूध की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसे अगर एक पाव दूध हम फालतू दे रहे हैं बाकी बच्चों से, और कोई माँ बाप ये कहने लगे कि इसे ज़्यादा क्यों दिया जा रहा है, सबको बराबर दिया जाएगा, तो वो क्रूर माता पिता है जो बच्चे की कमजोरी को नहीं देख रहे, उसकी बीमारी को नहीं देख रहे, उसकी ज़रूरत को नहीं देख रहे। इसलिए इन पिछड़े दलित और आदिवासी समाज को आरक्षण देना जरूरी है, क्योंकि इन्हें आपकी हजारों साल की व्यवस्था ने बीमार बना दिया है, कमज़ोर बना दिया है। इन्हें स्वस्थ करने के लिए आरक्षण जरूरी है। विमोचन लास्ट में कर लें, विमोचन अच्छा लास्ट में, आप सवाल करो, एक 2 लास्ट में सर, आखिर में। सर सवाल ये है कि आपने अभी कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, और उस दौर में लक्ष्मण जी की बात जो है पब्लिक तक बहुत आसानी से गई, लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज की युवा जो है बुक पढ़ना नहीं चाहती है। और ये सवाल सर मेरा आपसे है, विजेंद्र जी से है, इनको माइक लगा कि युवा किस तरीके के प्रति रुझान अपना प्रकट करे, क्योंकि सोशल मीडिया में युवा जो है आज तक 2 मिनट या 1 मिनट की रील के पीछे भागती है। वो इस बात पे भागती है कि ऑथेंटिसिटी हमें रील से मिलती है, और साइट से चेक कर लेती है, चैट जीपीटी का सहारा ले लेती है, लेकिन बुक क्यों पढ़नी? जाति जनगणना में बुक किस तरीके से अहम भूमिका निभाएगी? सृष्टि, आप भी उसी समुदाय से हैं जिससे मैं हूँ। हम लोग रील्स बनाते हैं, रील्स आप लोग देखते हैं, और उसके आधार पर एक ईमानदार स्वीकारोक्ति में देना चाहता हूँ। इस बात को समझिए, अगर आप पिछले 5-7 सालों का युवाओं का कंजम्पशन पैटर्न देखें, तो एक डरावनी बात निकल कर आती है। मैं कल ही कोलकाता लिट फेस्ट में था, मैंने इस बात को सामने रखा, तो लोगों ने रिलेट किया और लोग इस बात से एग्री कर रहे थे, उम्मीद है आप भी करेंगे। वो ये है कि आज का युवा क्या पढ़ रहा है, क्या पसंद करता है, क्या कंज्यूम करता है, इसकी एजेंसी
अब न तो शिक्षक के हाथ में बची है, ना माता पिता के हाथ में बची है, और सबसे दुर्भाग्य की बात अब उस युवा के हाथ में भी नहीं बची जिसे लगता है कि वो अपनी चॉइस से ये कर रहा है। ये चीजें छीनकर एल्गोरिथम्स ने ले ली। अब एल्गोरिथम्स तय कर रही हैं कि आप क्या देखेंगे, कितना देखेंगे। और यहां पर एक अहम सवाल आता है कि एल्गोरिथम्स, ध्यान रखिएगा, गलतफहमी में मत रहिएगा कि एल्गोरिथम्स निरपेक्ष होती हैं। एल्गोरिथम निरपेक्ष नहीं है, वे उन बायसेस को कैरी करती हैं जो बायसेस इन एल्गोरिथम्स को ट्रेन करते हैं। जाति के बायसेस, जेंडर के बायसेस, कम्युनिटी के बायसेस इन एल्गोरिथम्स में निबद्ध हैं। इसलिए एल्गोरिथम्स को तय मत करने दीजिए कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कंज्यूम करेंगे, क्योंकि अदरवाइज आप जो पावरफुल क्लास है उसके तहत चीजों को कंज्यूम करेंगे और फिर खुद उस मेरिटवादी बातचीत में घुस जाएंगे और भूल जाएंगे। और इसीलिए जो आपका सवाल है कि किताबें जरूरी हैं, क्योंकि किताबें आपको क्रिटिकल थिंकिंग देती हैं। ये वे किताबें हैं जो आपको इन एल्गोरिथम्स पे सवाल उठाना सिखाती हैं। क्योंकि अगर आप इसी सवाल को, बहुत आसान है ना, इसका प्रीफेस पढ़िए और एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बनाकर चैट जीपीटी को दे दीजिए और देखिए कि वो क्या डाटा देता है। ज्यादा संभावना है कि वह डाटा देगा जो अपर कास्ट को सुहाता है, क्योंकि चैट जीपीटी को ट्रेन करने वाली, चैट जीपीटी का मतलब क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म। प्री ट्रेंड किसने ट्रेन किया? उस कंटेंट ने ट्रेन किया जो पहले से मौजूद है, जो कि सवर्णों के पक्ष में है, सत्ताधारियों के पक्ष में है, और उन लोगों ने ट्रेन किया जिनमें प्रतिनिधित्व इन लोगों का ज्यादा है। तो अगर कोई ऐसी मशीन है जिसकी नींव ही गड़बड़ है, तो उससे निकलने वाले उत्पाद से आप सोशल जस्टिस की उम्मीद मत कीजिए। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए लड़ाई केवल विश्वविद्यालयों के वीसी से और मुख्यमंत्रियों से और प्रधानमंत्री से नहीं, केवल सत्ता के में बैठे हुए लोगों से नहीं है, ब्यूरोक्रेट से नहीं, वो इन एल्गोरिथम से भी है, बल्कि एल्गोरिथम से ज्यादा है, क्योंकि वो आपसे आपकी एजेंसी छीन रहे हैं कि आप तय कर सकें कि क्या सही है, क्या गलत। और इसीलिए ये किताबें अहम हैं। वे किताबें जो आप में आलोचनात्मक विवेक पैदा करती हैं, जो सवाल उठाना सिखाती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि किताबें अहम हैं और मैं उम्मीद करता हूँ, हम लोगों का पुराना अनुभव बताता है कि जब विद्यार्थियों को बताया जाता है तो उनकी ये बात समझ में आती है। ऐसे ही नहीं प्रोफेसर की डायरी लगातार बेस्ट सेलर रहती, इसका मतलब लोग इस बात को समझते हैं कि ये जरूरी चीज़ें। मुझे पूरा यकीन है कि जाति जनगणना वाला सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही लोगों को समझ में आएगा और जरूरी। इस बुक के प्रथम जो कवर है उस पे मैंने अभी देखा कि जात से जमात की हो, और इसमें जो ऑडियंस होगी काफ़ी कर इंग्लिश मीडियम में सब लोग पढ़ते हैं सर, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ने के चक्कर में हिंदी को है कम आंकते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जात से जमात की ओर जो लाल झंडे में लगा हुआ है कवर पे, इसका क्या आशय है? आप नहीं नहीं से अभी चलने देते हैं। अरे यार, ये तो अगर हम सामाजिक न्याय चाहते हैं, जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, जाति भेद खत्म करना चाहते हैं, जाति शोषण करना खत्म करना चाहते हैं, तो हमें जातियों से ऊपर उठना पड़ेगा। हम जातिवादी रहकर सामाजिक न्याय नहीं दे सकते, नहीं कर सकते। जाति सामाजिक न्याय के संबंध में जो दो बड़े विचारक हमारे देश के हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दोनों ने यही कहा है कि जाति खत्म करो, जमात बनाओ, वर्ग बनाओ। हम जब जाति जनगणना की बात करते हैं तो किसी एक जाति के लाभ के लिए नहीं करते, हम उस पूरे वर्ग के लिए करते हैं जो वर्ग पीछे रह गया है, जैसे साजिशन पीछे रखा गया है, सत्ता में, शिक्षा में, सम्मान में, संपत्ति में, अधिकार में। तो हमें जाति तोड़ के जमात बनानी पड़ेगी। जाति तोड़ो
जाति से जमात की ओर कहा है। लोहिया जी कहते थे जाति तोड़ो जमात बनाओ, यानी कि हमको वर्ग बनना पड़ेगा। जो आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं पीडीए, तो बजाय गुजर, यादव, जाट, कुर्मी, लोधा, कश्यप, सैनिक, कुशवाहा, प्रजापति, पाल के, बघेल के बजाय हम पीडीए कहने लगे अपने आप को, और पीडीए समझने लगे, और पीडीए में इनमें आपस में ब्याह शादी भी होने लगे, तो हम जमात बन जाएंगे, फिर हमारी ताकत बढ़ेगी। और अगर हम यादव, गुजर, जाट ही बने रहे तो हम कमज़ोर रहेंगे। इसका मतलब ये है जात से जमात की हो। बहुत बढ़िया। ना बस जमाती बैठे हैं। नहीं, वो जमात भी, वो जमात अलग। वो जमात भी है, वो भी इसी तरह की है जमात, चार रहे हैं। वो धार्मिक जमात। आखिरी में जब सवाल जवाब होगा तब कृपया पूछे, आखिरी में होगा, इतना तो सेंस होगा। हाँ कि सर जब मैं बुक को पढ़ रही थी तो उसमें एक आपका जो है, मैंने उसमें एक स्टोरी पढ़ी जिससे आप प्रेरणा लिए हुए थे, हजरत मूसा के बारे में। मैं चाहूँगी उस स्टोरी को आप जो है संक्षिप्त रूप में यहाँ पे जो ऑडियंस है उसको बताएं कि किस तरीके से आपने। ले लो मैं। हाँ प्लीज प्लीज आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ नहीं, मुझे एक बात याद आ गई तो मैंने इसलिए जो है, संगी भाई अक्सर ये उठाते हैं कि धर्म खतरे में। ये तो माइक लगाने जब वाली बात। 90 से 95 के बीच में अयोध्या गर्म था तो इनके रोज बयान आते थे। मैं नोएडा से बस में बैठा और मेरे हाथ में दैनिक जागरण अखबार था, और उस अखबार के फ्रंट पेज पे हेडिंग थी धर्म खतरे में है। वो क्या थे, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष तो घड़िए ना अशोक सिंघल। अशोक सिंघल, धर्म खतरे में है अशोक सिंघल। तो मैंने नोएडा से दादरी पहुंचने में आधा घंटा पौना घंटा लगता है बस को। मैंने पेन निकाल के, मेरे दिमाग में कुछ आया, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। विषय से ही संबंधित है कि 10 की खातिर 90 का यदि रक्त निचोड़ा जाएगा तो धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ रह पाएगा। 10 की खातिर 90 का यदि रक्त निचोड़ा जाएगा, आप 10 के लिए काम करते हैं, 90 का शोषण करते हैं, तो धर्म कहाँ बच पाएगा। और धर्म गुरु और संत करेंगे देवालयों में, धर्म गुरु और संत करेंगे अय्यासी, और राजनीति का केंद्र बनाएंगे अयोध्या, मथुरा और काशी, और देवदासी कहकर नारी को नग्न नचाया जाएगा, तो धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ बच रह पाएगा। और राम और रहमान वोट हथियाने के साधन होंगे, और गोरे वस्त्र, तन पर धवल वस्त्र, जेबों में काले धन होंगे, और सूटकेस में बंद लोकमत करके बेचा जाएगा। उस समय सूटकेस कांड हुआ तो बहुत लोगों को याद होगा। तो सूटकेस में बंद लोकमत करके बेचा जाएगा, तो धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ रह पाएगा। और संसद में बैठेंगे अपहर्ता, हत्यारे और डाकू, और न्याय करेंगे पिस्तौलें, कानून बनाएंगे चाकू, और शिशुओं के मुंह से छीन दूध पत्थर को पिलाया जाएगा, तो धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ रहेगा। ये माइक कौन सा है इसमें है। अच्छा, जो सवाल इस किताब के ज़रिए आया है, हजरत मूसा की कहानी, और दिलचस्प ये भी है कि जहाँ से मैंने अपनी बात शुरू की थी और आप हमारे दोनों साथी वक्ताओं को सुनते हुए ये समझ पाए होंगे कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर धारणाएं सबके पास हैं, सूचनाएं कम है, सूचना कम, तथ्य कम है। एक समझ है, जाति जैसे ही नाम ले लो वो जातिवादी कहा जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर कई लोगों के मन में ये बात आ सकती है कि आरक्षण पर जब भाटी साहब बात कर रहे थे तो भाई आरक्षण के बारे में 10 सवाल मिल जाएगा। कहते जो डॉक्टर वाले आरक्षण की बात हो रही थी, वहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि पैसा दे करके भी तो आरक्षण का कोटा सीट खरीदी जाती है। वो डॉक्टर कैंची नहीं छोड़ता, और अब तो ईडब्ल्यूएस बनने के बाद वो कैंची वाला चुटकुला बंद हो गया है। अभी तो सारे आरक्षण लाभार्थी हैं देश में, बिना आरक्षण का कोई नहीं है। लेकिन जाति जनगणना का सवाल केवल आरक्षण का सवाल नहीं है। वो इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब कहा था ना कि नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में है भारत, ये राष्ट्र है नहीं, अभी इससे राष्ट्र बनना है, और सबका राष्ट्र बनना है। आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सत्ता, संसाधन और सम्मान। आप इस किताब में ये 3 शब्द बार बार पाएंगे। सत्ता, हुकूमत, जनता का, जनता के लिए, जनता पर शासन। तो जनता कौन है?
अगर वो शासन जनता का 10% हिस्सा ही कर रहा है तो वो जनता नहीं है, वो वर्चस्वशाली तबका है। संसाधन, ऑक्सफैम की रिपोर्ट और अभी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2023 आई है, 6 में भी आए नए डेटा। एक आदमी के पास 74 रुपया, तो ये बता रहा है कि संसाधन भी सबके पास नहीं है। और सम्मान, अभी सृष्टि जी ने जो सवाल किया है वो तो उस इतिहास से जुड़ता है जिसमें हजरत मूसा, ईसा का पहला चैप्टर एक चरवाहे से शुरू होता है कि गिनने की जरूरत मानव सभ्यता में कब पड़ी होगी। आखिर क्या जरूरत महसूस हुई होगी कि लोगों ने गिनना शुरू किया होगा। और सोचिए, जब भाषा अभी विकसित नहीं हुई है, अंक नहीं बने हैं, जरूरत तो तब भी रही होगी। तो चरवाहे और उसकी भेड़ का एक किस्सा इस किताब के पहले अध्याय में है, आप पढ़ेंगे। इससे ज्यादा तो मैं बताऊंगा नहीं तो फिर पढ़ेंगे क्यों। लेकिन वो दिलचस्प किस्सा है जो गिनने के फिलॉसफी तक आपको ले जाता है। अभी छोटे छोटे बहसों मत रहिए कि ये आरक्षण ज्यादा पा गया, वो पा गया, ये भाटी साहब बोल रहे हैं, लक्ष्मण यादव बोल रहे हैं, ये लोग खुद लाभार्थी समूह से हैं। मैं कह रहा हूं ये बात कहने के लिए भी जाति जनगणना की जरूरत है कि कितने लाभार्थी समूह के कहां पर हैं, बिना आंकड़े के नहीं बोलना चाहिए। वैसे ही चरवाहे की उस गिनने की प्रक्रिया यानी फिलॉसफी से यह किताब शुरू होती है। और शुरुआती पन्ने में ही दुनिया के यानी मानव सभ्यता की शुरुआत में अगर ईसा मसीह का किस्सा है कि उनके शहर में जनगणना हो रही है और लोग अपना नाम दर्ज कराने के लिए शहर की तरफ आ रहे हैं और उसमें उनका जन्म हो रहा है, वो कितना बड़ा किस्सा और जरूरी किस्सा है कि गिनना इस मानव सभ्यता के विकास की प्रक्रिया रही है। अगर आपने गिना जिन्हें नहीं, और ये किताब आगे बताती है कि सम्राट अशोक के काल में मौर्य वंश में, चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अकबर के यहाँ आईने अकबरी में, इस बात मेगास्थनीज के इंडिका में, इस बात के उल्लेख इस देश में मौजूद हैं कि जब भी सबसे शानदार शासन करने की कोशिश करेंगे आप तो बिना आंकड़ों के संभव नहीं है। आप गिनेंगे कि किस पर शासन करना है, आप गिनेंगे कि कैसे शासन करना है, पॉलिसी मेकिंग कैसे करनी है। ये वो दस्तावेज, ये वो कहानी है, उसी में हजरत मूसा की। और मैं एक बात बस, सृष्टि ने चूंकि सवाल कर दिया है तो एक किस्से में, चूंकि वक्त भी कम है, इसमें एक तंबू का जिक्र है। भाटी साहब ने भूमिका पढ़ी होगी तो, और मैंने भूमिका भेजी थी कि एक तंबू, कुछ लोग एक तंबू को बना रहे हैं कि ये बहुत पवित्र तंबू है और इसके आसपास कुछ लोग रखवाली करेंगे, और कैसे आज के प्रतीक और बिंब में, आज के अर्थ में कुछ लोगों ने राष्ट्र को भी एक तंबू मान लिया है, धर्म को भी एक तंबू बना दिया है। और जैसे ही आप राष्ट्र में कमजोरों का सवाल करें वैसे ही तंबू खतरे में आ जाता है। जैसे ही हाशिए पर पड़ा कोई आदिवासी, कोई अति पिछड़ा, कोई दलित, कोई पिछड़ा ये सवाल कर दे कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हमारे प्रोफेसर वाइस चांसलर क्यों नहीं, तो तंबू खतरे में आ जाता है। और एक तंबू राष्ट्र है, एक तंबू धर्म है। क्या इन तंबुओं की आड़ में गिनने की पूरी जरूरत को खारिज किया जा रहा है? यह किताब आपसे ये सवाल करेगी। यह किताब उसी तंबू का जिसका जिक्र हजरत मूसा की कहानी से जुड़ता है, यह सवाल आपके बीच में रखेगी। अगर इस देश के संसाधन में, सम्मान में, और इसमें तो बहुत सारे किस्से हैं, जब आप लोग पढ़िएगा तो देखिएगा, इस देश में भाटी साहब जानते हैं और टीवी पर लड़ते रहते हैं, और इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही भी हैं। एक बात तो इन्होंने कह दी थी कि वो जान डालने वाला अगर फार्मूला है तो सब लोग जानते होंगे, ये जितने शहीद हो रहे हैं इनमें जान डाल दो कोई मरेगा ही नहीं। तो मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय ज्ञान मीमांसा में गिनने की पॉलिटिक्स रही है, लेकिन हम ये सवाल कर रहे हैं कि जनेऊ जैसे एक किस्सा इसमें मिलता है। 1931 की जनगणना के पहले 1881 में जाति जनगणना हो रही है, 1891 में जाति जनगणना हो रही है, और 1901 में बृहत्तर जाति जनगणना हो रही। और जैसे ही गिनती पता चल रही है, देश की राजनीति, समाज और सब कुछ बदलना शुरू हो जा रहा है।
वो जातियां जो आखिरी पायदान पर थी उनको पता चल रहा है कि हमारी आबादी इतनी है, फिर हम हैं कहां देश चलाने में, संसाधन में, जमीन का मालिकाना हक हमारे पास कितना है। फिर उनको एक बात समझ में आई कि जब हमारी तादाद इतनी है, हम मेहनत करते हैं, हम श्रम करते हैं, फिर हम जनेऊ क्यों नहीं पहनते। और भाटी साहब इसमें एक किस्सा मिलेगा कि जब उन जातियों ने, किसान जातियों ने जनेऊ पहनने की कोशिश की तो हमला हो गया, मारे गए। क्यों मारे गए? जन्मना जायते शूद्र, जब जन्म से सब बराबर थे तो सब कर्म मान रहे थे कि कर्म से मैं भी अगर श्रेष्ठ हूं तो मुझे भी तो सम्मान दो। अब पता चला कर्म से श्रेष्ठ होने के बाद भी इटावा में कथावाचक बनने के बाद कहा गया तुम्हारी ये जरूरत, तुम सुनाओगे। ये किस्सा इसलिए इस कहानी में है जो कहता है कि गिनने से पॉलिटिक्स तय होती है। अब तो हम तो ऐसे वक्त में हैं और आखिर में मैं अपनी बात समेट रहा हूं। एक सवाल आपके मन में यह भी आ सकता है कि अब तो जाति जनगणना घोषणा हो गई साहब, अब इस किताब की क्या जरूरत है। अब तो बिल्कुल विजयन सर ने बिल्कुल सही कहा और मैंने भूमिका में भी यह बात लिख दी है, मैं बहुत खोलूंगा नहीं, लेकिन एक बात तो कही दूं, जिन हालातों में इसकी घोषणा हुई क्या वो सामान्य हालात थे? जब इसमें देश में जाति जनगणना जनता से पॉलिटिक्स का मुद्दा बन गया, चाहे वो अखिलेश यादव जी का पीडीए हो, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में जाति जनगणना मुद्दा हो, सोशलिस्टों का मुद्दा बन गया, अंबेडकराइटों का मुद्दा बन गया, हर जगह पूछा जा रहा था, तो सरकार दो काम कर रही थी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भी जाति बता रही थी, मुख्यमंत्री की जाति बता रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उसके बाद बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवा रही थी कि हमने इतनी जाति के लोगों को मंत्री बनाया। और जब जाति जनगणना की मांग मजबूत हुई तो देश में बहुत बड़े लोगों ने कहा मेरे लिए केवल एक जाति है, गरीब। दूसरे नेता ने कहा जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। एक यूपी वाले ने कहा कि ये बांटने वाले हैं इसलिए जात की बात करते हैं, बटेंगे तो हाँ बटेंगे तो अब उसको क्या। मैं आखिरी में केवल यही आपको छोड़ के जा रहा हूं जहां किताब आपसे सवाल करेगी। जब सब विरोध कर रहे थे तो पहलगाम आतंकी हमले के बीच कैबिनेट बैठक, 22 अप्रैल को हमला, 30 अप्रैल को घोषणा कि भारत में जाति जनगणना होगी। क्यों भाई, कैसे और क्या साजिश इसके पीछे? इसलिए विजयन सर ने जो बात कही है अब ज्यादा जरूरत है। और आखिर में किस बात की? जाति जनगणना का मतलब क्या है? नंबर 1, केवल जातियों को गिनना नहीं, इस देश का एक्सरे करना, पता चले बीमारी माथा में है, इलाज घुटना का हो रहा था, इसीलिए देश में बराबरी न्याय नहीं मिले। गिनना इसलिए ताकि न्याय हो सके, गिनना इसलिए क्योंकि पॉलिसी बन सके, गिनना इसलिए ताकि पहचाना जा सके कि कौन पीछे छूट गया और कौन आगे ज्यादा हो गया। इसमें तो आंकड़े हैं साहब बिहार की जाति जनगणना के कि किन जातियों के पास कितनी जमीन है और किनके पास आज भी कोई जमीन नहीं, किनके घरों में कोई ग्रेजुएट नहीं हो पाया, किनके घरों में कोई डीयू जेएनयू। और इस पुस्तक मेले में जाति जनगणना करा के देख लो आप, इस देश के 90% आबादी यहां तक नहीं पहुंच पाई है साहब। और अमृत काल कितना भी बड़ा पोस्टर बनवा के आप मना लो, अमृत काल में 90% भारत कहीं आखिरी पायदान पर खड़ा केवल 5 किलो अनाज का इंतजार कर रहा है। इसलिए जाति जनगणना भविष्य की योजना बनाती है कि अगर जाति जनगणना होगी तो देश का फायदा क्या होगा। और यह किताब यह भी कहती है कि किन खतरों से बचना है ताकि कोई और साजिश न हो जाए। इसी उम्मीद में और आखिर में सृष्टि जी ने कहा इसमें तनी हुई मुट्ठियां हैं, मैं इसके लिए प्रकाशक, संपादक और विजयन सर ने एक बात कही थी, हम तो लिखने की हिम्मत कर रहे लेकिन वो छापने की हिम्मत कर रहे। आप पढ़ने की हिम्मत जरूर करिएगा ताकि आप सहमत असहमत दोनों संदर्भ में तथ्य से बात करिएगा। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको सूचनाएं भी मिलेंगी, समझदारी भी मिलेगी और कुछ सवाल भी मिलेंगे। हो सकता है इसमें जो सवाल ना हो उस पर आपकी तरफ से कोई अगली किताब आ जाए, और मैं इसी उम्मीद के साथ ये किताब आपके हवाले करता हूँ। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।